हेलो बच्चों, का हाल चाल? सब ठीक? चलो तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर था बिलियन, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें मैंने आपको सॉलिड स्टेट कंप्लीट करा दिया, बायोमोलिकुल हम लोग कर चुके हैं, और पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इतना चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो बिलियन चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाइए चैनल पर और उसको देखिए। और आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का ही कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ना सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बल्कि इससे रिलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो ये दोनों वीडियो देखने के बाद, पार्ट 1 और पार्ट 2, मेरे समझ से आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 234 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। ठीक है, समझो क्वेश्चन को। चीनी कितना है? 34.2 ग्राम, कम है मतलब ये विलय है, और 234 ग्राम चीनी का घोल है, बिलियन है, तो पूरा बिलियन 234 ग्राम है। चीनी आपका 34.2 ग्राम है। घोल का मोलल सांद्रण पूछा जा रहा है, यहाँ पे शब्द पे ध्यान दो, यहाँ पे आपसे मोलल सांद्रण पूछा जा रहा है, मतलब मोललता पूछा जा रहा है। यही मोलर सांद्रण रहता तो हम मोलरता निकाल के देते इसको, तो हमसे मोलल सांद्रण पूछा जा रहा है। तो मोललता इक्वल टू होता है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने? विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, WB विलायक का द्रव्यमान, Na विलय का मोल, और ऊपर में 1000 से क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, विलय का मोल, विलय का मोल नहीं दिया है, विलय का भार दिया है 34.2 ग्राम, तो यहाँ पे रखते हैं 34.2, और मोल चाहिए हमें। तो आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है भार बटा अनुभार। ओके, भार बटा अनुभार। तो यहाँ पे देखो भार दिया है विलय का, अनुभार चूंकि हमें किसका चाहिए? चीनी का, घोल चीनी का है, तो आप सब जानते हो चीनी का अनुभार कितना होता है? चीनी का अनुसूत्र होता है C12 H22 और O11। ठीक है, तो इसका अनुभार जब आप निकालोगे तो आएगा 342। ओके, तो यहाँ पे अनुभार ले लिए 342, साथ में हमें लेना है विलायक का द्रव्यमान। तो देखो पूरा बिलियन 234.2 ग्राम है, जिसमें विलय कितना है? 34.2 ग्राम, तो सिर्फ विलायक कितना होगा बताओ? तो विलायक होगा 200 ग्राम। 234.2 में से 34.2 घटा लो, चूंकि ये ग्राम में है इसलिए ऊपर क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करें तो एक जीरो से एक जीरो मर गया, यहाँ एक जीरो से एक जीरो और मर गया, और ये 2 बच्चे कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ऊपर, ये आपका कितना बार में कैंसिल आउट होगा? तो 342 से एक कैंसिल हो जाएगा 0.1 बार में, 0.1, और साथ में मल्टीप्लाई कितना से करना है? 5 से, तो आपका आंसर आया 0.5। ठीक है, 0.5, तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो इसमें थोड़ा सा और बात हम करते हैं। मोललता पूछा था, जब भी आपसे मोललता पूछे तो मोललता होता है, अभी मैंने आपको बताया कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। अगर ये द्रव्यमान विलायक का केजी में है तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मोलेलिटी का आपसे मात्रक पूछ दे, यूनिट, ठीक है, मात्रक पूछ दे, तो मोलेलिटी का मात्रक होता है मोल, ऊपर में देखो, ऊपर में नंबर ऑफ मोल है तो मोल होगा, और नीचे में द्रव्यमान है तो मोल प्रति केजी हो जाएगा। ओके, मोल प्रति केजी, तो मोलालता का मात्रक क्या होगा? मोल प्रति केजी। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना मोलालता से रिलेटेड, कि यह ताप
ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मोलालता जो है वो ताप पे निर्भर नहीं करता है। ओके, तो इतना चीज़ आप मोलेलिटी से रिलेटेड याद रख सकते हो। ठीक, तो मोलालता हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। 3 चीज़ मैंने बताया। मोलालता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। मोलालता का मात्रक होता है मोल प्रति केजी, और ये मोलालता ताप पर निर्भर नहीं करता है। यही अगर आपसे मोलारता की बात किया जाए तो मोलारता को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलालता मोलारता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। किसमें? लीटर में। अगर लीटर में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर नीचे मिलीलीटर हो तो ऊपर फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसका अगर यूनिट की बात करें हम लोग तो मोलारता का यूनिट हो जाएगा आपका मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, और ये ताप पे निर्भर करता है। तो ये इतनी कहानी किसकी हुई? मोलारता की। ठीक है, इधर मोलालता और इधर मोलारता। बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक द्विअंगी विलयन में विलय ए के Na मोल और विलायक बी के Nb मोल है, तो विलयन में विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश कितना होगा? तो देखो, मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज या मोल अंश, इसको हम लोग मोल प्रभाज या मोल अंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज का मतलब होता है मोल, जिसका पूछेगा आपको विलय का मोल प्रभाज चाहिए तो उसका मोल ऊपर रखो। ठीक है, किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल ऊपर रहेगा और बटा नीचे में रहेगा आपका टोटल मोल। ठीक है, तो मान लो हमें चाहिए विलय का, तो विलय का मोल को हम लोग काई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे काई ए बोलते हैं। तो विलय का मोल चाहिए, मोल प्रभाज चाहिए या विलय का मोल अंश चाहिए, तो आपको विलय का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखना है बटा में विलय प्लस विलायक का नंबर ऑफ मोल लेना है। वही अगर आपको विलायक का नंबर ऑफ मोल चाहिए तो इस बार विलायक का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखना होगा और विलय और विलायक का नंबर ऑफ मोल, दोनों का टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रहेगा। तो मोल प्रभाज या मोल अंश एक ही चीज होता है। अगर विलय का मोल अंश चाहिए तो नंबर ऑफ मोल विलय का ऊपर रखो और टोटल नीचे रखो, विलय और विलायक का। अगर विलायक का मोल प्रभाज चाहिए तो विलायक का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखो और विलय और विलायक का नीचे रखो। अगर इसका आपसे मात्रक पूछा जाए, मात्रक, तो देखो बच्चों, ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अगर बात किया जाए ये ताप पे निर्भर करेगा या नहीं करेगा, तो देखो ये ताप पे भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है हम लोग को कि विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, दोनों को जोड़ के कितना होता है? 1। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पढ़ा हुआ चीज़ है, इतना तो समझदार हो, एग्जाम देना है तो। ठीक है, तो मोल प्रभाज से रिलेटेड इतनी चीज़ें हमने देखी। तो आपसे क्या पूछा गया? विलयन में विलायक का मोल प्रभाज क्या है? तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? यहाँ पे देखो, XB बराबर विलायक का नंबर ऑफ मोल ऊपर, यानी NB ऊपर, अब Na प्लस NB नीचे, मीन्स आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है? अच्छा, तो इस बार है ताप पर निर्भर करता है। देखो शब्द पे ध्यान दो, कंफ्यूज मत होना है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिख सकता है। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी यही होना चाहिए एक स्टूडेंट का कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ लो, फिर उसका जवाब दो, नहीं तो पता चलेगा पूछ क्या रहा था और जवाब क्या दे दिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है? तो देखो मोलारता की अगर हम बात करें तो पहले हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं। अभी मैंने बताया था मोलारता बराबर
विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। मोल अंश क्या होता है, चलो किसी एक का मोल अंश लेते हैं, विलय का ले लिए, तो विलय का नंबर ऑफ मोल ऊपर रहेगा बटा विलय प्लस विलायक का नंबर ऑफ मोल नीचे रहेगा। द्रव्यमान प्रतिशत, वेट परसेंट, ठीक है। तो वेट परसेंट, मान लो हमें किसी का वेट परसेंट चाहिए, किसी विलयन में दो चीज होते हैं, विलय और विलायक। तो विलयन में कुछ द्रव्यमान विलय का होगा और कुछ द्रव्यमान विलायक का होगा। तो अगर आपको विलय का द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलय का द्रव्यमान ऊपर रखो और बटा विलय प्लस विलायक दोनों का द्रव्यमान नीचे रखो। चूंकि परसेंटेज चाहिए तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ये आपका परसेंटेज आ गया। वही अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए होता तो हम विलायक का द्रव्यमान ऊपर रखते और विलय और विलायक का नीचे रखते, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मोललता, तो मोललता बराबर, तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि विलय का नंबर ऑफ मोल ऊपर होगा और साथ में विलायक का द्रव्यमान नीचे होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया यहाँ पे, सबका फॉर्मूला। तो देखो ये है मोलेरिटी के लिए, ये है मोल फ्रैक्शन के लिए, ये मैंने फार्मूला बताया मोल मास परसेंटेज का, और ये फार्मूला बताया मैंने मोलेलिटी का, मोललता का। तो आप जरा देखो, पूछ रहा है कौन ताप पे निर्भर करता है, तो देखो तो मोलरता में आप किसे कंसीडर कर रहे हो, वॉल्यूम को, आयतन को। और आपको याद हो अगर तो 11th क्लास में हम लोग एक नियम पढ़े थे, चार्ल्स का नियम। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज, यानी गैस का या लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअली ये नियम गैस के लिए है, तो यहाँ भी चूँकि आइडियल गैस और डाइल्यूट सॉल्यूशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आदर्श विलयन और जो हमारा आदर्श गैस है और तनु विलयन, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो चार्ल्स के नियम से आयतन जो होता है ताप के समानुपाती होता है, ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मोलारता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी मोलारता जो है आपका ताप पे निर्भर करेगा। तो पहला तो ये आया, मोलारता ताप पे निर्भर करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मोल प्रभाज में ऊपर नीचे सब जगह नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल यानी संख्या पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मोल अंश आपका ताप से प्रभावित नहीं होगा। फिर द्रव्यमान प्रतिशत, आप जानते हो कि द्रव्यमान पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए द्रव्यमान प्रतिशत पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मोललता पर भी यहाँ पे ऊपर में नंबर है और नीचे में द्रव्यमान है, तो इस पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल आप याद रखना कि जिसमें हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, देखो ताप से प्रभावित होने वाले कि अगर हम लोग चर्चा करें तो देखो कौन कौन होगा। एक तो आपका मोलरता होगा, दूसरा नॉर्मलता होगा और तीसरा फॉर्मलता होगा। तो ये तीन चीज ताप से प्रभावित होता है, ठीक है। ताप से प्रभावित कौन कौन होगा, ताप से प्रभावित मोलारता होगा, नॉर्मलता होगा और फॉर्मलता होगा। मोलारता, नॉर्मलता, फॉर्मलता रट लो, मोलारता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, यही तीनों ताप से प्रभावित होते हैं। अदरवाइज इनमें से मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत और मोलालता पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नियम जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। 1 मिनट मैं थोड़ा फ्लाइट मोड में कर लूँ इसको। चलिए, तो
नियम जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा, देखो ध्यान दो शब्दों पे, गैस की मात्रा उस विलयन में गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती, दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। वो नियम कौन सा है? तो देखो बोल रहा है कि गैस की मात्रा यानी मास ऑफ गैस डिजोल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती है किसका? दाब का। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आ रहा है, यानी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? पी का। तो ये आपका जो नियम है बच्चों कि किसी विलयन में घुलाए गए गैस की मात्रा यानी द्रव्यमान दाब के समानुपाती होता है। ये नियम कौन सा है? ये नियम है हेनरी का नियम। ओके, हेनरी का नियम है। ठीक, इसको हम लोग एक और तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक से या काई। तो पी इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के एच, जिसे हम लोग हेनरी लॉ का कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हेनरी लॉ हमारा होता है P इक्वल टू के एच एक्स ए। ठीक है, हम इसे एक्स ए बोलते हैं, आप इसे काई ए भी बोल सकते हो। काई ए लिखा जाता है, थोड़ा सा इस तरीके का लिखा जाता है। ठीक है, तो P इक्वल टू के एच एक्स ए होता है। ये है आपका हेनरी लॉ। यहाँ के एच जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट है। के एच के बारे में थोड़ा सा और बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो नियम तो आपको पता हो गया कि नियम आपका कौन सा है? हेनरी का नियम है। P इक्वल टू के एच एक्स, यानी किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान, जो विलायक का द्रव्यमान है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है, वो हेनरी का नियम है। के एच के बारे में अगर और हम लोग बात करें तो पहले तो ये गैस की पूछा जाता है कि के एच किस किस चीज़ पे निर्भर करता है। तो गैस की एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, इनमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। तो यह विलयन कैसा है? देखो, एक बीकर में ए का विलयन रखा है जिसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। तो ये विलयन, ऐसा विलयन अति संतृप्त होता है। अब मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो, विलयन की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं तनु विलयन का। एक विलयन होता है तनु और दूसरा होता है सांद्र। ठीक है, तनु और सांद्र। तो तनु विलयन क्या होता है बताओ? तनु विलयन जो होता है इसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, आप इसको अगर ठेठ भाषा में बोलो तो पंचोछर बोल सकते हो। ठीक है, तो तनु विलयन में विलय की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है। दूसरा सांद्र विलयन जो है इसमें विलय की मात्रा अच्छी खासी होती है, यानी विलायक से तो कम ही होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो ये हुआ तनु और सांद्र विलयन। एक और टाइप अगर हम देखें तो जलीय विलयन और अजलीय विलयन। एक है जलीय विलयन जिसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, और दूसरा है अजलीय विलयन। ठीक है, अजलीय। तो जलीय विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक जल हो उसे जलीय विलयन कहेंगे, और जिसमें विलायक जल नहीं हो उसको अजलीय विलयन बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है संतृप्त, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन है। संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त, असंतृप्त, और तीसरा जो आप देख रहे हो वो है अति संतृप्त। ठीक है, अति संतृप्त है। ठीक, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो संतृप्त क्या है कि संतृप्त में विलय जो होता है, विलयन जो होता है वो संतुष्ट होता है। मतलब कहने का कि आप उसी टेम्परेचर पे, उसी कंडीशन पे इस प्रकार के विलयन में और अधिक विलय नहीं घुला सकते हो। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होगा? वैसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और ज़्यादा विलय नहीं घुलाया जा सके, तो उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन।
असंतृप्त विलयन जो संतुष्ट नहीं हो, यानी उसमें और अधिक विलय घुलाया जा सकता है, उसी टेम्परेचर पे बिना कंडीशन चेंज किए उसी टेम्परेचर पे और अधिक विलय घुलाया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन। तो फिर से समझो, असंतृप्त में और घुलाया जा सकता है, लेकिन देखना कंडीशन नहीं चेंज करना है। संतृप्त में और अधिक नहीं घुलाया जा सकता, और अति संतृप्त होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑलरेडी घुलाया जा चुका है, तो थोड़ा सा भी और इसमें अगर मिलाओगे तो इसमें विलय जो है वो आपस में टकरा के और अलग हो जाएंगे और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा था कि अगर थोड़ी सी और मिलाएं और अवक्षेपित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अति संतृप्त। ओके, अति संतृप्त, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप था विलयन का। चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। हेनरी स्थिरांक केएच का मान, अभी मैंने बताया कि निम्न विलेयता वाली, अगर विलेयता उच्च है तो केएच का मान कम होगा, तो यहाँ पे दिया है उच्च विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होगा, नहीं बिल्कुल गलत है, निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होगा, ये सही है। जितना कम विलेयता होगा केएच का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक है। विलेयता कम होगी तो केएच का मान अधिक होगा, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया इसको। हेनरी स्थिरांक का मान मैंने क्या बताया, ताप बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है, तो विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताना है। तो देखो, तो वाष्प दाब से अगर हम बात करें तो आपको याद है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट इक्वल टू क्या आया था, विलय का मोल अंश। तो अगर वाष्प दाब से रिलेशन फाइंड करना हो तो किससे रिलेशन आया, किससे आया, तो ये आया आपका मोल फ्रैक्शन से। और अगर राउल्ट के नियम की बात करें हम तो पी टोटल यानी टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। तो ये वोलाटाइल के लिए है, ये जो राउल्ट का नियम है, ये जो राउल्ट का नियम है ये आपका है तब जब विलय कैसा हो, विलय वाष्पशील हो, विलय वाष्पशील हो तो नीचे वाला फार्मूला लगता है। और अगर विलय नॉन वोलाटाइल हो, जैसे चीनी हो, ग्लूकोज हो, यूरिया हो, तो विलय अवाष्पशील हो, अवाष्पशील हो, तो ऊपर वाला, दोनों राउल्ट का नियम है, ठीक है, दोनों राउल्ट का नियम है, लेकिन ऊपर वाला तब है जब इसमें अवाष्पशील विलय मिला हो, और नीचे वाला तब यूज करेंगे जब वाष्पशील विलय, यानी द्रव में द्रव का विलयन हो तो नीचे वाला, और द्रव में ठोस का विलयन हो तो ऊपर वाला। तो आप दोनों में देख रहे हो कि वाष्प दाब का जो रिलेशन है वो मोल अंश से ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मोल अंश। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसी अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मैंने अभी देखो पीछे बताया है, देखो यहाँ पे कि ये पी नोट माइनस पी एस, ये आपका विलयन का वाष्प दाब है पी एस, पी नोट जो है वो आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट, और यहाँ पे किसके बराबर है, विलय के मोल अंश के बराबर है। तो जो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ए तथा बी अवयव वाले एक विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो ये आकर्षण बल पूछ रहा है, तो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि राउल्ट का नियम अगर पालन करना है, राउल्ट का नियम तो पहला बात कि पालन कौन करेगा,
तो वो करेगा आदर्श विलयन। ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो कौन सा विलयन होगा? आदर्श विलयन होगा। और जो नहीं पालन करेगा वो कैसा होगा? वो अनादर्श विलयन होगा। और आदर्श विलयन के लिए कुछ कंडीशन है कि ए के बीच का अट्रैक्शन, बी और बी के बीच का अट्रैक्शन, और ए और बी के बीच का अट्रैक्शन, इस सब आपस में बराबर होना चाहिए। यानी विलय और विलय के बीच का आकर्षण, विलायक और विलायक के बीच का आकर्षण, और विलय और विलायक के बीच का आकर्षण, वो तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है आदर्श विलयन के लिए कि डेल्टा भी मिक्स, यानी मिश्रण का जो आयतन में परिवर्तन है वो जीरो होगा। मतलब आप विलय और विलायक को आपस में मिश्रित करोगे तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी होगा आपका जीरो। यानी जब आप इसका मिश्रण करोगे विलय और विलायक का तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात न तो ऊष्मा बाहर निकलेगा और न ऊष्मा अवशोषित होगा। तो ये कंडीशन है आदर्श विलयन का जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ ए तथा बी अवयव वाले एक विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो ए बी के बीच का आकर्षण बल ए तथा बी बी के आकर्षण से अधिक होना चाहिए। नहीं, ए बी के आकर्षण ए तथा बी बी के आकर्षण से कम होना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं। ए बी बी का आकर्षण, बी बी में आकर्षण नहीं होता भाई, झगड़ा होता है हमेशा। सी देखो ऑप्शन, ए और बी के बीच का आकर्षण बल ए तथा बी और बी आकर्षण के बराबर होता है। तो ये वाला अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो देखो अनुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन है। एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट, ये आपका जिसको हम लोग बोलते हैं आर एल भी और पी, और ये पी नोट माइनस ये किसके बराबर होता है? विलय का मोल अंश के बराबर। तो ये पहला हुआ जो आपका अनुसंख्यक गुण है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है क्या? फार्मूला के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तीसरा है हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। और चौथा है बच्चों परासरण दाब, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो ये चारों के चारों जो है यही हमारा अनुसंख्यक गुण है। फिर से याद रखो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये चार अनुसंख्यक गुण है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी बी है, पाई है, के बी आपका अनुसंख्यक गुण नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सही होगा? आंसर सही होगा डी वाला। तो डी वाला आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो यही वाला सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक का उन्नयन उच्चतम होगा? ध्यान रखो उच्चतम। तो देखो अभी जो पीछे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा ये सब यही सब है अनुसंख्यक गुण का। ये क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ एम मोलालता है और के बी है एक कांस्टेंट जिसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे के एफ है जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं या इसको भी मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और पाई इक्वल टू सी आर टी में सी सांद्रता है, आर आपका गैस कांस्टेंट है और टी क्या है? टेम्परेचर है। आर का वैल्यू कितना होता है बताओ? 0.0821 लीटर एटीएम
प्रति मोल हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी फार्मूला है अनुसंख्यक गुण का, ये वैसे स्थिति में हम लगाते हैं जब कोई भी इसमें विलय जो हो विद्युत अपघट्य नहीं हो। तो विद्युत अनअपघट्य के लिए इनका यूज हम करते हैं, जैसे चीनी है, ग्लूकोज है, यूरिया है, जो धनायन ऋणायन में नहीं टूटता है, वैसे के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका कोई विद्युत अपघट्य विलयन आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट या विलय आ जाता है, तो यहाँ पे सब कुछ फार्मूला चेंज होगा और उसमें एक नया फैक्टर जुड़ जाता है आई, जिसको हम लोग वान टॉप फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है किसका जलीय विलयन का क्वथनांक का उन्नयन अधिकतम होगा। तो देखो क्वथनांक का उन्नयन का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। लेकिन यहाँ पे देखो आप देख रहे हो KNO3 तो पोटेशियम नाइट्रेट है, धनायन ऋणायन में टूट सकता है। सोडियम सल्फेट है, ये भी धनायन ऋणायन में टूट सकता है। तो यहाँ पे हमें फार्मूला में ऐड करना होगा आई, जो कि है वान टॉप फैक्टर। ठीक है, तो अब क्वथनांक का उन्नयन होगा डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो आप देख रहे हो कि जो डेल्टा टी बी है बच्चों, डेल्टा टी बी ध्यान से समझना, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सीधा टपकेगा एग्जाम में आपका। तो डेल्टा टी बी जो है वो आई का समानुपाती है। ठीक है, डेल्टा टी बी आई का समानुपाती है। आई का समानुपाती है, मतलब आई बढ़ेगा तो डेल्टा टी बी भी बढ़ेगा। अब आई निकालने के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि कौन धनायन ऋणायन में टूट सकता है और कौन नहीं टूट सकता है। तो सबसे पहली बात कि यूरिया जो है अनअपघट्य है, ये नहीं टूटेगा। ग्लूकोज जो है वो भी विद्युत अनअपघट्य है, ये भी आपका धनायन ऋणायन में नहीं टूटेगा। अब बात आ गया इसका KNO3 का और Na2SO4 का। तो जब KNO3 को आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, K प्लस मिलेगा प्लस NO3 माइनस मिलेगा। ठीक है, जब Na2SO4 को तोड़ोगे तो आपको सोडियम मिलेगा, कितना, 2 सोडियम मिलेगा, 2 सोडियम आयन मिलेगा, 2Na प्लस प्लस साथ में मिलेगा SO4 2 माइनस। तो आप देखो यहाँ पे कितने आयन्स मिले आपको, K प्लस NO3 माइनस, तो आयन्स 2 मिले। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है I इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितने आयन मिले, यहाँ पे आपको मिले I3, 2 सोडियम प्लस और 1 सल्फेट, तो I इक्वल टू कितना मिला, 3। और जो नहीं टूटता है उसके लिए I इक्वल टू होता है I इक्वल टू 1, और A नहीं टूटा तो इसके लिए भी I इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आप देखो I किसके लिए सबसे अधिक है, तो सोडियम सल्फेट के लिए। और यहाँ पे मैंने बताया कि डेल्टा टी बी I का समानुपाती है, तो I जिसका अधिक होगा डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन उसी का अधिक होगा, तो आपका आंसर होगा C। तो इसमें देखो सिर्फ इसी क्वेश्चन को याद नहीं रखना है, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी क्वथनांक में उन्नयन पूछे कि क्वथनांक में उन्नयन किसका अधिकतम होगा, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन किसका अधिकतम होगा, तो हम देख रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन I के समानुपाती है। तो तोड़ के देखेंगे धनायन और ऋणायन में, और जिसका I अधिकतम आएगा उसी का क्वथनांक में उन्नयन अधिकतम आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे खाली क्वथनांक पूछता, क्वथनांक में उन्नयन हटा देता, चलो उन्नयन हटा दिया, आपसे पूछे बताओ क्वथनांक किसका अधिकतम होगा, तो देखो क्वथनांक पूछेगा तो क्वथनांक का मतलब होता है, जैसे हमने आपको फार्मूला बताया था कि डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है TB माइनस TB नोट। यहाँ TB विलयन का क्वथनांक है, TB नोट शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, और डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन। तो हमें चाहिए विलयन का क्वथनांक TB, तो TB इक्वल टू क्या होगा बताओ, TB इक्वल टू होगा TB नोट प्लस डेल्टा TB, होगा कि नहीं, TB इक्वल टू TB नोट प्लस डेल्टा TB। तो चूंकि
डेल्टा टीबी आप जोड़ रहे हो, ठीक है, तो जिसका डेल्टा टीबी अधिकतम होगा उसका टीबी भी अधिकतम होगा, यानी आई के बढ़ने से क्वथनांक भी क्या होगा, बिलियन का क्वथनांक भी केवल रहता तो वो भी आई के बढ़ने से बढ़ता। आई होप आर यू अंडरस्टैंड यहाँ तक। तो बढ़ते हैं अब आगे। निम्नलिखित में किसका हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा? तो देखो यहाँ पे अब हिमांक में अवनमन आ गया, तो डेल्टा टीएफ को ही हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू भी क्या होगा, आई इंटू के एफ इंटू तो एम। और यहाँ भी आप देख रहे हो कि डेल्टा टीएफ जो है हिमांक में अवनमन वो समानुपाती है किसका, आई का। तो जिसके लिए आई का वैल्यू अधिकतम आएगा उसका क्या होगा, अधिकतम। तो ग्लूकोज आप तोड़ नहीं सकते, विद्युत अनपघटे है, यूरिया आप तोड़ नहीं सकते, तो इनके लिए आई इक्वल टू 1 होगा, इसके लिए भी आई इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब बचा NaCl, तो NaCl टूटेगा तो देखो Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा, तो आई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। K2SO4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिलेगा 2 पोटेशियम आयन आपको, 2K प्लस साथ में मिलेगा सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे आई इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, आई इक्वल टू हो गया 3, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट 3। तो इसी का आई का वैल्यू अधिकतम है, तो हिमांक में अवनमन भी इसी का अधिकतम होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो तोड़ लो ना आसानी से, NaOH टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस मिलेगा, यानी I इक्वल टू 2 मिलेगा। Na2SO4 होगा यहाँ पे, Na2SO4, तो फिर से यहाँ पे I इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, 2 सोडियम और 1 सल्फेट 3। यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट है, तो यहाँ भी आपको एक ही अमोनियम और नाइट्रेट, ठीक है, NH4NO3, तो आपको मिल जाएगा एक अमोनियम आयन और एक नाइट्रेट आयन, तो यहाँ I इक्वल टू 2, KNO3 को पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन, I इक्वल टू 2, एक पोटेशियम और एक नाइट्रेट, ठीक है, तो I इक्वल टू कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम कितना होगा, किसका, B का होगा। नेक्स्ट, कोलाइडो के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों और प्रोटीनों के किस अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रयोग होता है? देखो आप सब के सब अनुसंख्यक गुण से मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हो। इसका मैंने बताया था पिछले वाला, अगर आपने लेक्चर देखा तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके निकाला है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान। तो आप चारों अनुसंख्या गुण से मोलर द्रव्यमान विलय का निकाल सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा अगर निकालने की बात हो तो वो होता है परासरण दाब से, ठीक है। तो परासरण दाब सबसे अच्छा विधि है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का, चाहे किसी का भी ज्ञात करना हो। नेक्स्ट, परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है, देखो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए हम लोग कई सारे विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे अच्छा, जैसे आपका कुछ विधि का नाम ले तो ये तो कुछ लिखा हुआ है, मोर्स एंड फ्रेजर विधि, फेफर विधि है, ठीक है। उसके बाद डी ब्रिज प्लाज्मोटिक विधि भी होता है, एक डी ब्रिज प्लाज्मोटिक विधि। उसके बाद एक और विधि है टाउनसेंड की प्रतिलोम परासरण विधि, टाउनसेंड्स रिवर्स ओस्मोसिस मेथड, ठीक है। तो मोर्स फ्रेजर विधि हो गया, फेफर विधि हो गया, और बर्कले तथा हार्टले विधि। तो ये सबसे अच्छा विधि है परासरण दाब ज्ञात करने की, क्योंकि इसमें जो परासरण दाब आप ज्ञात करोगे वो बिल्कुल शुद्ध वैल्यू प्राप्त होता है और सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जितना आप मटेरियल लोगे उसके अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है बर्कले एंड हार्टले विधि में। तो इसीलिए याद रखना परासरण दाब ज्ञात करने की विधि सबसे अच्छी है बर्कले एंड हार्टले विधि। और कौन कौन विधि है? तो एक तो हो गया मोर्स तथा फ्रेजर विधि, दूसरा है फेफर विधि, तीसरा है डी ब्रिज प्लाज्मोटिक विधि, और तीसरा है टाउनसेंड की प्रतिलोम परासरण विधि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चीनी के 12% जलीय विलयन का 17 डिग्री सेल्सियस पे परासरण दाब है। तो परासरण दाब है भैया पाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि होता है CRT,
ठीक है। तो सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सी का मतलब है सांद्रता, और सांद्रता का बारे में अगर कुछ भी ना मालूम रहे तो मोलारता को ही सांद्रता मानते हैं। तो मोलारता हो गया विलय के मोलों की संख्या बटा में हो गया विलयन का आयतन। अगर आयतन आप मिलीलीटर में लेते हो तो आपको ऊपर 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, जबरदस्ती है भाई। और आर का वैल्यू आप जानते हो 0.0821, और टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में लेना है। तो वहाँ 17 डिग्री सेल्सियस से 273 जोड़ो तो इसमें कितना आ जाएगा, 290 केल्विन। तो चलो अब बात करते हैं विलय का मोल। देखो कौन है, चीनी है, C12H22 और O11, यहाँ पे 2 छूट गया है, चीनी का C12H22 और O11 होता है। तो चीनी का भार कितना, 12%। तो हम लोग मान लेते हैं कि 100 में कितना है, 12 है, तो भार 12 हो गया। चीनी का अनुभार कितना होता है, 342 होता है। और मैंने कहा ना कि 100 में मान लेते हैं, चूंकि प्रतिशत है तो 100 में, तो मान लेते हैं कि बिलियन का आयतन कितना है, 100 ml है। कितना है, 100 ml। ऊपर आपको क्या करना है, ml में लिए हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 0.0821 इंटू 290, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो ये गया, बाकी बचा ऊपर में 120 गुने 290 गुने 0.0821 और नीचे में बट्टा में बच गया आपका 342। पूरा जब आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 8.35 एटीएम, ठीक है। इसको बस सोल्व करना, उसके बाद आपका 8.35 एटीएम आ जाएगा। तो ये है परासरण दाब ज्ञात करने की विधि। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको VVI बोल सकते हो। हालांकि इसमें टोटल क्वेश्चन VVI है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा चांस होता है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चीनी 12% जलीय विलयन है, तो मान लिए कि 100 ml में 12 ग्राम है, तो विलय का भार 12 ग्राम। विलय का अनुभार, नंबर ऑफ मोल के लिए अनुभार चीनी का 342, और विलय का तो पूरा विलयन का आयतन हमने लिया 100 ml, चूंकि प्रतिशत में दिया था तो 100 में 12 लिए हम लोग, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया पूरा मोलरता। आर के जगह पे वैल्यू आर का पुट किए और टेम्परेचर दिया था तो उसको केल्विन में चेंज करके रख दिए। बढ़ते हैं आगे। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। तो देखो अर्धपारगम्य झिल्ली से सिर्फ विलायक के अणु निकलते हैं, विलय के अणु नहीं निकलते हैं। विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, देखो अगर विद्युत अपघट्य की उदाहरण की बात करें, विद्युत अपघट्य का उदाहरण की बात करें तो आपका NaCl KCl जितने भी अम्ल क्षार लवण है ना, सब के सब विद्युत अपघट्य है। NaCl KCl, उसके बाद NH4 NO3 Na2SO4, बहुत सारा होगा, बहुत सारा, Na2SO4 K2SO4 KNO3, कितना लिखे, बहुत सारा होगा। जितने भी अम्ल क्षार और लवण के विलयन हैं वो सब के सब विद्युत अपघट्य होंगे। और विद्युत अनपघट्य में आपका चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, बेंजीन हो गया। तो ये जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट CH3COONA, यही है आपका सोडियम एसीटेट। तो ये Na प्लस और CH3COO माइनस में टूट सकता है। तो ये सब के सभी विद्युत अपघट्य हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्वितीयक होता है तो वियोजन की मात्रा एवं वान ऑफ गुणांक में क्या संबंध है। देखो पहले तो हम आपको एक फार्मूला बताते हैं जो याद रखना। ये फार्मूला है वियोजन की मात्रा, इसको बोलते हैं अल्फा। वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होता है I-1/N-1, ठीक है। अल्फा बराबर I-1/N-1। अभी बोल रहा है कि बेंजीन में द्वितीयक डाइमेराइजेशन होता है। डाइमेराइजेशन का मतलब हुआ कि दो गो आपस में मिल के कितना का निर्माण कर रहे हैं, एक का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कंडीशन आए कि दो गो मिल के एक बना रहे हैं तो I-1 N के जगह पे आपको लिख देना है
1/2, क्योंकि 2 को मिल के 1 बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 से कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। वही जब आए कि 1 मिल के 1 टूट के 2 बना रहा है तो n के जगह पे 2 लिखेंगे। अब सोल्व करो इसको, तो अल्फा इक्वल टू आएगा i-1 बटा -1/2। 1/2 में से -1 घटाओगे -1/2, ये हो गया -α/2। इधर इसको इधर ले गए बराबर के इस साइड, बच गया i-1। तो i इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, i इक्वल टू आ गया आपका 1 -α/2। तो डाइमेराइजेशन के केस में जब 2 को मिल के 1 बनाएगा, उस स्थिति में i और अल्फा के बीच में यही रिलेशन है, i इक्वल टू 1 -α/2। वही अगर कहता कि 1 टूट के 2 बना रहा है तो n के जगह पे क्या लिखते, 2 लिखते, तो 2 में से 1 जाता तो 1 आता, तो अल्फा इक्वल टू i-1 आ जाता। तो आपका अभी के लिए सही आंसर है i इक्वल टू 1 -α/2। तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, 0.1 मोलर BaNO2 के हॉल्ट वाइज घोल का वांटॉप गुणांक 2.74 है। तो विघटन का स्तर, यानी आपसे अल्फा पूछ रहा है, अल्फा। तो मैंने क्या बताया, अल्फा इक्वल टू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरूर देख के जाना एग्जाम में। अल्फा इक्वल टू i-1 बटा n-1, i-1 बटा n-1। तो देखो वांटॉप गुणांक इस बार दे दिया और विघटन का मात्रा पूछ रहा है आपसे, अल्फा पूछ रहा है। वांटॉप गुणांक कितना है, 2.74 है, ठीक है। -1 बटा n कितना है, n आपको कहाँ से निकालना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद जितना आयन आएगा वही आपका n होगा। तो जब इसको तोड़ोगे तो ये बेरियम +2 में टूटेगा, बेरियम +2 अब NO2 माइनस, हालांकि BaNO3 के हॉल्ट वाइज होना चाहिए था यहाँ पे। तो चलो कोई नहीं, हमें तो आयन से मतलब है, ठीक है। तो जब हम लोग तोड़ेंगे, जब यहाँ पे हम लोग चलो NO2 ही है, NO2 के हॉल्ट वाइज को तोड़ेंगे, हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, NO3 होना चाहिए। तो तोड़ोगे तो देखो आपको मिलेगा बेरियम प्लस NO3, इसका वाला कोफिशिएंट ए जो है वो बेरियम के ऊपर में जाएगा +2 के रूप में, तो ये +2 हो गया। और इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। अब NO3 का है 2 है, तो टोटल आयन कितना मिला, 2 और 1 3। आपको n का वैल्यू कितना मिला, 3। तो n के जगह पे रखना है आपको 3 और साथ में -1। सोल्व करो, ऊपर आएगा 2.74 में से 1 गया 1.74, नीचे में आएगा 2, भाग दोगे 0.87, ठीक है, 0.87। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करो और 100 से भाग करो, तो ये आ जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 87%। तो प्रतिशत कितना आएगा, 87। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वांटॉप गुणांक का मान दिया है, आई का वैल्यू दिया था और हमसे पूछ रहा था अल्फा का मान, वियोजन का या विघटन का स्तर। तो इसको पहले तोड़ेंगे, जो आयन यहाँ पे दिया है इसको तोड़ेंगे कि इसको तोड़ने से कितना धनायन और ऋणायन टोटल मिलता है। तो तोड़ने के बाद जितना मिलेगा वहाँ n के जगह पे पुट करके सोल्व कर लेंगे। एक यौगिक जो एक विलायक में वियोजित होता है तथा दूसरा विलायक में संगुणित होता है के लिए वांटॉप गुणांक होगा। देखो जब वियोजित होता है माने टूट रहा है तो 1 से अधिक मिलेगा, और जब संगुणित हो रहा है माने जुट रहा है तो 1 से कम मिलेगा। तो वियोजित होगा तो 1 से अधिक और संगुणित होगा तो 1 से कम, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, CaNO3 के हॉल्ट वाइज में वांटॉप गुणांक कितना है, तो तोड़ लो ना केवल इसको, Ca2 प्लस NO3 माइनस कितना, NO3 2 माइनस, तो टोटल कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे वांटॉप गुणांक 3। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर और मैंने बहुत मेहनत किया है ये वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे और लगे कि ये हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए और इस तरह का और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और वीडियो को ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। तो थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताई भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।